खुश आमदीद। आज हम देवबंद मकतबा फ़िक्र को उस नज़र से देखने की कोशिश करेंगे जो मीडिया की शह सुर्खियों से बहुत परे है। इसकी अंदरूनी दुनिया और नज़रियात को समझने के लिए हम स्कॉलर इब्राहिम मूसा की शानदार किताब व्हाट इज़ अ मदरसा को अपनी बुनियाद बनाएंगे। तो आइए इसको ज़रा गहराई से समझते हैं। देखिए 9/11 के बाद तालिबान, अलकायदा और मदरसा जैसे अल्फाज मीडिया पर पूरी तरह छा गए और इसी माहौल में देवबंद का नाम अक्सर अस्करियत पसंदी से जोड़ा जाने लगा। तो अवाम के जहनों में इसका एक खास और शायद यकतरफा तासुर कायम हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही पूरी कहानी है? क्या देवबंद की हकीकत बस इतनी ही है? आज का ये एक्सप्लेनर इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा और हम मिलकर एक ज्यादा पेचीदा और गहरी तस्वीर को समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देवबंद का तारुफ देखेंगे, फिर इसके सबसे बुनियादी तसव्वुर मसलक को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम क़ारी मोहम्मद तैयब के नज़रियात पर बात करेंगे और फिर दो हकीकी केस स्टडीज़ में देखेंगे कि ये नज़रियात अमली ज़िंदगी में कैसे काम आते हैं। और आखिर में हम अहम निकात का खुलासा करेंगे और आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, देवबंद का तारुफ। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस मकतबा फ़िक्र का आगाज़ किन तारीखी हालात में हुआ और क्यों हुआ। तो कहानी शुरू होती है 1867 में। शुमाली हिंदुस्तान में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, बरतानवी इस्तेमार के सकाफ़ती हमले के सामने इस्लामी रिवायात को बचाना। और इसका एक बुनियादी उसूल ये था कि ये इदारा किसी हुकूमत से पैसा नहीं लेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के अतियात पर चलेगा। उनका हदफ एक नए तर्ज का मदरसा बनाना था, जो फरंगी महल जैसे पुराने इदारों से मुख्तलिफ हो। अब हम आते हैं इस पूरे मौजू के सबसे अहम और शायद सबसे पेचीदा हिस्से की तरफ, देवबंदी मसलक का तसव्वुर। ये लफ्ज़ आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो ये मसलक आखिर है क्या? देखें, ये सिर्फ कुछ कवानीन या उसूलों का मजमुआ नहीं है। स्कॉलर इब्राहिम मूसा इसे एक मुकम्मल नॉर्मेटिव यूनिवर्स कहते हैं, यानी एक ऐसी अखलाकी और फिक्री कायनात जिसमें लोग रहते और सांस लेते हैं। आप इसे एक एथिकल फ्रेंचाइज की तरह समझ सकते हैं, जिसकी अपनी अलग ज़बान, अपनी कहानियाँ और अपनी एक पूरी दुनिया होती है। और इस बात को समझने के लिए रॉबर्ट कॉर का ये इक़्तिबास, ये कोट बहुत ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि कानून और कहानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर हुक्म ये चाहता है कि उसे एक बयानिए में जगह दी जाए, उसे तारीख़ और मंजिल, आगाज़ और अंजाम और एक मकसद दिया जाए। मतलब ये कि मसलक सिर्फ फतवों का नाम नहीं, बल्कि उन कहानियों और उस तारीख़ का नाम है जो इन फतवों को असल माने देती है। अच्छा, देवबंदी मसलक को ठीक से समझने के लिए ये भी देखना ज़रूरी है कि ये बाकी मकातबे फ़िक्र से अलग कैसे है। तो देवबंदी मकतबे फ़िक्र ज़्यादा इल्मी है, मुनज़बित है और फ़िक़ाए हनफ़ी की सख्ती से पैरवी करता है। इसके मुकाबले में बरेलवी मकतबे फ़िक्र ज़्यादा अवामी है और मज़ारात और अवामी त्यौहारों के लिए ज़्यादा नरम गोशा रखता है। और फिर आते हैं अहले हदीस या सल्फ़ी, जो फ़िकी मज़ाहिब की रिवायत को इतना अहम नहीं समझते और बराह रास्त इस्लाम की इब्तदाई नस्लों से रहनुमाई लेने पर जोर देते हैं। तो ये मसलक बनता कैसे है, इसका तरीक़ाकार क्या है? इसको समझने के लिए हमें क़ारी मोहम्मद तैयब के काम को देखना पड़ेगा, जिन्हें देवबंदी मनहज या मेथड का मीमार कहा जा सकता है। क़ारी तैयब ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे वो मिनहाज नबूवत या प्रोफेटिक पेडागॉजी कहते थे, और इसके आप कह लें 3 बड़े सुतून हैं। पहला, हर नया ख्याल पैगंबर इस्लाम के मुतवाज़न तरीके पर मबनी होना चाहिए। दूसरा, सवालात भले पुराने हों लेकिन दलाइल नए होने चाहिए, यानी अक़ीदे के बुनियादी मौज़ूआत वही हैं मगर उन्हें आज के दौर के मुताबिक पेश करना होगा। और तीसरा और शायद सबसे अहम, सोहबत यानी उस्ताद की शागिर्दी। उनके नज़दीक हकीकी इल्म उस्ताद के साथ गहरे ज़ाती ताल्लुक़ के बग़ैर मुमकिन ही नहीं। और ये बात बहुत बहुत अहम है। क़ारी तैयब के नज़दीक उस्ताद सिर्फ़ किताब की तशरीह नहीं करता, वो अपनी ज़िंदगी से, अपने अमल से उस किताब को शागिर्द के लिए परफॉर्म करता है, उसे जी कर दिखाता है। इसीलिए देवबंदी रवायत में ये उस्ताद शागिर्द का रिश्ता, ये सोहबत बाज़ औक़ात खूनी रिश्ते से भी ज़्यादा मुक़द्दस समझा जाता है। इल्म किताबों से नहीं, उस्ताद की शख्सियत से मुंतकिल होता है। ठीक है, तो अब तक हमने थ्योरी की बात की। अब देखते हैं कि ये सारा फ़िक्री निज़ाम, ये पूरा फ्रेमवर्क असल ज़िंदगी के मसलों पर लागू कैसे होता है। इसके लिए हम 2 बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज़ देखेंगे।
पहली मिसाल है जनूबी अफ्रीका में बैंक के सूद पर होने वाली एक बड़ी दिलचस्प बहस की। 1960 की दिहाई में एक बिजनेसमैन ने कारी तैयब से बैंक सूद के बारे में सवाल किया। तकरीबन 1 साल बाद देवबंद इंडिया से फतवा आया। इस फतवे में जनूबी अफ्रीका को दारुल हर्ब यानी मैदान जंग करार दिया गया और हनफी फ़िक़्ह की बुनियाद पर कहा गया कि वहाँ गैर मुस्लिमों से सूद लिया जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जनूबी अफ्रीका के मकामी देवबंदी उलमा ने इससे शदीद इख्तिलाफ किया। उनका कहना था कि नहीं, जनूबी अफ्रीका दारुल अमान है, यानी अमन की जगह, और यहाँ सूद पर कुरानी पाबंदियाँ उसी तरह लागू होनी चाहिए। अब ये केस इसलिए अहम है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि देवबंदी रिवायत कोई एक मोनोलिथिक चीज़ नहीं है, इसके अंदर भी इख्तिलाफ की गुंजाइश है। यहाँ मकामी उलमा ने फ़िक़ही रिवायत यानी हनफी स्कूल के एक फतवे को बराह रास्त कुरान की अथॉरिटी से चैलेंज किया। ये इस रिवायत के अंदर एक हैरानकुन लचक और ख़ुद तनकीदी की सलाहियत को ज़ाहिर करता है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी मिसाल की तरफ, जो पहले से कई ज़्यादा मुश्किल और सच पूछें तो तकलीफ दे है। और ये एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा करती है, जब कानून और इंसाफ आपस में टकरा जाएं तो किसे जीतना चाहिए? ये 2005 का इमराना का मशहूर केस है। एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके ससुर ने उसका रेप किया है। देवबंद ने रिवायती हनफी फ़िक़्ह की बुनियाद पर फतवा दिया कि चूंकि ससुर से जिनसी ताल्लुक़ कायम हो गया है, लिहाजा इमराना का अपने शोहर से निकाह ख़त्म हो गया, भले ही ये ताल्लुक़ ज़बरदस्ती का क्यों ना हो। दूसरी तरफ अहले हदीस ने कुरान और सुन्नत की ज़ाहिरी मतन की बुनियाद पर फतवा दिया कि निकाह बिल्कुल कायम है, क्योंकि ये एक जुर्म था, कोई बाहमी रज़ामंदी का अमल नहीं था जो निकाह को तोड़ दे। तो इन 2 केस स्टडीज़ के बाद आइए अब सारी बात को समेटते हैं और देखते हैं कि हमने इस पूरी बहस से क्या अहम बातें सीखी हैं। तो अहम टेकअवेज़ क्या हैं? सबसे पहली बात, देवबंद मकतबा फ़िक्र मीडिया की बनाई हुई तस्वीर से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। दूसरी बात, इसकी असल शनाख्त इसका मसलक है, जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक पूरी कहानियों भरी कायनात है। तीसरी बात, ये जदीदियत का सामना पुराने सवाल नए दलाइल के उसूल से करता है। चौथी बात, यही उसूल कभी माशी मामलात में हैरानकुन लचक दिखाता है तो कभी समाजी मसाइल में बहुत मुतनाज़ा सख्ती। और आखिरी बात, ये रिवायत एक ठोस पत्थर की तरह नहीं है, इसके अंदर भी बहस और इख्तिलाफ की जिंदा रिवायत मौजूद है। और इमरान केस में जो एक अखलाकी कशमकश नज़र आती है, उसे समझने के लिए विलियम गैस का ये इक़्तिबास कमाल का है। वो लिखते हैं कि कुछ लोग किसी ख़ास मर्द या औरत से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि उसूलों, नज़रियात और दलाइल के जाल से मोहब्बत करते हैं। वो अपने पड़ोसी से इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि वो पड़ोसी है, बल्कि इसलिए कि वो उसके बारे में खुदा के कानून से मोहब्बत करते हैं। और इसी सोच के साथ हम आपको इस आखिरी और बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। कोई भी जिंदा रिवायत अपनी मुक़द्दस तारीख़ और आज के इंसानी इंसाफ के तकाज़ों के दरमियान तवाज़ुन आखिर कैसे कायम कर सकती है? ये वो चैलेंज है जिसका सामना सिर्फ देवबंद को नहीं बल्कि आज दुनिया की हर बड़ी मजहबी रिवायत को है। इस गहरे मौजू पर हमारे साथ गौर करने का बहुत शुक्रिया।